नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राहुल गांधी के तीखे तल्ख सवालों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है। उनकी जो पूरी काबीना है या पार्टी है, वो निरस्त्रित है। अभी जब संसद का जो बजट सत्र चल रहा है, उसके पहले चरण में जो हमने देखा, वो देश के सामने है। और उसके बाद अब जो कुछ भी हो रहा है, जो अनुत्तरित सवाल हैं, तो निगाह नजर तो निश्चित तौर पर 9 मार्च से जब पुनः संसद का सत्र आरंभ होगा, तो फिर उसमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। लेकिन अभी जो चल रहा है, संसद कहते कहते हैं ना, सदन के बाहर, संसद के बाहर जो दृश्य है, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर लगता है कि चाहे वो सरकार हो या पार्टी हो, बेपटरी है। और ज्यों-ज्यों वो निकलने की कोशिश करती है, त्यों-त्यों फंसती चली जा रही है। इसके दृश्य बार-बार सामने आ रहे हैं और कुछ मामले तो ऐसे हो रहे हैं, जिसमें अब जनता जो अंधभक्त हैं या जो भक्त हैं, उनको भी बहुत पीड़ा हो रही है कि ये क्या हो रहा है। कि बहुत साफ तौर पर फंसे हुए जो शख्स हैं, स्टीन फाइल में खुद हरदीप पुरी बता चुके हैं कि क्या कुछ उनका उस जो स्टीन से मेल मुलाकात का सिलसिला, उसके बाद दृश्य क्या निकल रहे हैं। राहुल गांधी के हमले थम नहीं रहे हैं। वो निरंतर जो जितने भी मसले हैं, मामले हैं, उस पर हमले कर रहे हैं। और अब तो ये भी दिख रहा है कि कहीं जो एक कंस्पिरेसी होती है, कहीं षड्यंत्र होते हैं, कहीं कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है, ये भी निकल निकल कर सामने आ रहा है। तो जो पूरा सीन है, पूरा दृश्य है, जिस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से आ रहा है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं, सवाल हैं। तो हम ये चर्चा 2 बजे की होती है प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब के साथ। सबसे पहले उनको जोड़ूंगा, चलेंगे सीधे उनके पास। जुड़ गए हैं प्रोफेसर अखिल सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका, बहुत स्वागत। और सर, यहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले जो एप्स्टीन फाइल की मैंने बात की, हरदीप पुरी खुद स्वीकार कर चुके और उसके बाद बहुत सारे सवाल हैं। अब जो कल उनका जन्मदिन हुआ और जन्मदिन पे जो चीजें निकल कर आई, प्रधानमंत्री जी का जो हमने रवैया देखा, अमूमन होता है कि कहीं ना कहीं आप मुंह मोड़ते हैं, लेकिन वो तो जिस तरीके से उन्होंने बधाइयां और सब कुछ किया, तो वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा। ये देश, जो मैंने कहा कि कहीं भक्त भी और अंधभक्त भी स्तब्ध है, विस्मित है। यहीं से शुरुआत, पहली प्रतिक्रिया आपकी अखिल सर। मुझे लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं शायद। जी, जुड़ गए जी अखिल सर। मेरा सवाल सुन पाए अखिल सर? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी जी, आप शुरुआत जय करें। संविधान। जय। देखिए संजीव जी, असल में भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है, जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली यही दिखाती है, बाई फुट। जैसे कहते हैं ना, कोई भी आप प्रश्न उठाएं, कोई भी बात उठाएं, कहते हैं बाई फुट, आई डोंट केयर। तो मोदी जी की वही स्टाइल है। जब लोगों ने कहा और ये दबाव बना जनता की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से, कि हरदीप सिंह पुरी साहब का नाम उसमें आ गया है, तो उनको शायद रिजाइन करना पड़े। भाई, लोगों को आदत तो है कांग्रेस की, जो 50 साल शासन में रही, जरा जरा सी बात पे लोग रिजाइन कर देते थे, नैतिकता के आधार पे रिजाइन कर देते थे। आपने लाल बहादुर शास्त्री जी ने, कुछ लोगों की एक रेल एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, उन्होंने रिजाइन कर दिया। पटन थानों पे लई की सरकार गिर गई क्योंकि पुलिस को फायरिंग की थी और कुछ बच्चे उसमें मर गए। तो नैतिकता है। शिवराज पाटिल और विलासराव देशमुख रिजाइन कर दिया जब मुंबई अटैक हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टाइल चुनी है, वो कहते हैं माई फुट, आई डोंट केयर। तो उन्होंने, मोदी जी ने बल्कि चढ़ाने के लिए जो लोग उनसे कह रहे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बर्थडे विश करता हूं और बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो तुम्हें करना है कर लो। देखिए, वास्तविकता यह है, वो ही फील सो कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। सर। देखिए, पहला तो मैं ये मानता हूं, जैसे अमेरिका ने मोदी जी को चोक कर दिया है, वैसे ही मोदी जी ने अपोजिशन पार्टीज को चोक कर दिया है। भाई, अपोजिशन पार्टी के पास पैसा तो है नहीं। कोई भी पूंजीपति देश का ये कोशिश नहीं कर सकता कि वो कांग्रेस को पैसा दे। आपने देखा 88.5% पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 2% पैसा कांग्रेस को मिला है। वो बड़े जीवट वाले लोग हैं जो कि अभी भी कांग्रेस को पैसा देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ईडी की रेड हो जाएगी कुछ। जैसे अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस वापस जाने की कोशिश कर रहा हूं, ईडी की रेड हो गई। और जैसे ही ईडी की रेड हुई, उन्होंने तुरंत ये कह दिया कि नहीं भैया, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हूं। वैसे ही आपने देखा महेंद्र सिंह मालविया राजस्थान के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में गए थे, उन्होंने कहा मैं कांग्रेस में वापस आना चाहता हूं, तो उनके यहाँ ईडी की रेड हो गई। तो देखिए, ये तो पूरी तरह से उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को
सारे प्रशासन, सारा गुंडा तंत्र, सारे पैसे, पूंजीपति एक तरफ और दूसरी तरफ जनता। अच्छा, जनता भी ऐसी निरीह जनता जो कि अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रही है, उनके बच्चों की फीस जमा हो जाए, उनके बच्चे हॉस्पिटल चले जाएं, माँ बाप की सेवा कर पाए, बच्चे, जनता उसमें जूझ रही है। तो एक तरफ तो ऐसी जनता जिस अभावग्रस्त जनता, और दूसरी तरफ तंत्र मंत्र सारा। तो मोदी जी ने देखिए चिढ़ा दिया, सब लोगों को चिढ़ा दिया कि तुम्हें जो करना है। हरदीप सिंह पुरी रिजाइन तो करेंगे नहीं करेंगे, मैंने कह दिया कि बहुत अच्छे मंत्री। तो देखिए दे डोंट केयर। लेकिन जो असली चीज जिससे मैं चिंतित हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या। आई डोंट नो, आई कैन नॉट मेक आउट। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का मुख्य आधार क्या था। भारतीय जनता पार्टी के एक तो चलिए पूंजीपति, पैसा, अमेरिकन सपोर्ट, अमेरिकन सरेंडर, वो सारी चीजों को छोड़ देते हैं। अगर एक मुद्दा जिसको ये बताते थे जिसकी वजह से हम जीत रहे हैं, वो था हिंदू कंसोलिडेशन। बिल्कुल, उन्होंने कहा ठीक है, हमें 15% मुसलमानों के वोटों की जरूरत ही नहीं। आपने देखा अभी बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ है और जिसमें शेख हसीना के आर्क राइवल जीते हैं और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, उनकी पहली डिमांड यह है कि शेख हसीना को हमें सौंपो। और मानी बात है कि भाई शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान के बीच में अदावत चला करती थी। शेख मुजीबुर रहमान का नाम मिटाने के लिए उनके रावल ग्रुप ने, इनके पिताजी ने और माताजी ने पूरे उनको इरेडिकेट कर दिया था। फिर शेख खालिदा बनी या शेख हसीना बनी, शेख खालिदा के बेटे हैं ये। तो मानी बात है कि वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए, और सबसे पहला जो, इसीलिए मोदी जी, आपने देखा कि जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है जिसमें उनको इनविटेशन मिला है, वो नहीं जा रहे हैं, वो ओम बिरला ओम बिरला साहब को भेज रहे हैं। और ओम बिरला साहब का क्या औचित्य है भाई, होम मिनिस्टर को भेजते, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को भेजते, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भेजते, ओम बिरला साहब को क्यों भेजा? वो एक और मैसेज देना चाहते हैं अपोजिशन पार्टीज को, आई हेल्प केयर फॉर यू, आई डोंट केयर फॉर यू। तुम जिस पे आक्रमण करोगे उसके पदोन्नति करूंगा। रवि धोड़ी की बात करोगे, रवि धोड़ी का मैं पदोन्नति कर दूंगा। जो भी गाली देगा, जिसको तुम क्रिटिसाइज करोगे, सोचोगे कि मेरे सॉफ्ट कॉर्नर को तुमने पकड़ लिया। अच्छा, ये अब सवाल ये है, लेकिन ये 2-3 घटनाएं ऐसी घटी हैं संजीव जी, मैं भी समझने में असमर्थ हूं कि बीजेपी ने क्या सोच के किया है। आज के तारीख में मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, आप क्रिश्चियनों को छोड़ दीजिए, वो तो बेचारे एडजस्ट, उन्होंने मेंटली दे हैव रियलाइज कि अब उनका कोई वो नहीं होगा, भैया किसी तरह से पैसा कमाओ, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, उद्योग धंधे लगाने नहीं देंगे, तो भैया छोटे मोटे काम करके अपने पेट भरो। वो तो मेंटली दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब ये जो 2 मुद्दे हुए हैं, और एक मुद्दा जो कल का है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, भाई यूजीसी बिल लाए आप, यूजीसी बिल लाके आपने एक अनावश्यक बर्रे के छत्ते में हाथ दे दिया। अब एक तरफ तो SC ST OBC खड़े हो गए, दूसरी तरफ सवर्ण खड़े हो गए। सवर्ण 15% है, लेकिन वो आपके सॉलिड वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी के, और जो 85% हैं वो इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, 50-50 का है। लेकिन अगर 57% हिंदुओं के वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले, बंगाल जैसी जगह पे जहां मुसलमान पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, भारतीय जनता पार्टी को 57% वोट हिंदुओं के चाहिए जीतने के लिए। अब आपने क्या किया, आई डोंट नो व्हाई, सवर्णों को और दलित OBC को भिड़ा दिया। अच्छा, कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया अभी, लेकिन सुनवाई तो होगी। अच्छा, इधर SC ST OBC सारे खड़े हो गए, सामाजिक न्याय की योद्धा, और इधर सवर्ण खड़े हो गए। आपने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। अब सवर्णों की तरफ से नारे लग रहे हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। अब ये ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, देखिए ब्राह्मण जिंदाबाद तो हो सकता है, राजपूत जिंदाबाद हो सकता है, राणा प्रताप जिंदाबाद हो सकता है, महात्मा गांधी जिंदाबाद हो सकता है, RSS वाले गोडसे जिंदाबाद कह सकते हैं, आदमी के लिए कह सकते हैं। ब्राह्मणवाद कैसे जिंदाबाद हो सकता है भाई? ब्राह्मणवाद से ही तो लोगों को परेशानी है, कांग्रेस को भी किसी से परेशानी। लेकिन वाद इज ए बैड, इसका मतलब आप मनुवाद लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सुप्रीमेसी ब्राह्मणों की कायम रहे। ब्राह्मण ठीक है, अपना जो उन्होंने किया, अपना राष्ट्र हित में सब लोग काम करें, दलित भी करें, OBC भी करें, ब्राह्मण भी करें, राजपूत भी करें, सब लोग करें और अपना योगदान दें। लेकिन ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, फिर वहां पे उन्होंने क्या किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर
इरफान हबीब के ऊपर कूड़ा फेंक दिया, पानी फेंक दिया। उसके बाद एक ब्राह्मण लड़की को वहां भेज के, जो अपने को यूट्यूबर कहती है, वहां पे उत्पात मचा दिया। अच्छा, उस ब्राह्मण लड़की की भिड़ंत किससे होती है? भूमिहार लड़की से, वो भी ब्राह्मण है। लेकिन वो जो भूमिहार ब्राह्मण है वो यूजीसी के बिल का समर्थन करने वाली और सामाजिक न्याय वाली लड़की है, और ये सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं। अब उसके बाद गुत्थम गुत्था होती है, वो किसी को उठा के पटक देती है, वो जो बीजेपी के समर्थक है जो कि यूजीसी के विरोधी है, किसी को उठा के पटक देती है। फिर उसके बाद लड़कियां उसको पकड़ के ले जाते हैं थाने, थाने में रिपोर्ट दिखाते हैं, वहां 50-60 लोग पहुंच जाते हैं यूजीसी के विरोधी, और वहां नारेबाजी और गुंडागर्दी और गाली गलौज और धमकी और रेप की धमकी। तो ये तो अच्छा। फिर गोदी मीडिया शाम के समय इसी खबर को मुख्य खबर बना देता है, देखिए ब्राह्मण को इत गाली दे दी और ब्राह्मण को हटाएंगे। अच्छा, मुझे भी एक गोदी मीडिया ने बुला लिया, उन्होंने सोचा था कि स्वामी जी को जाल में फंसाएंगे। मैंने कहा देखो, मैं तो सीधी बात है सामाजिक न्याय का योद्धा हूं, मैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समर्थक हूं। तो मैं ये नहीं मानता कि ब्राह्मण जो है वो दलितों से सुपीरियर है, ओबीसी से सुपीरियर है। और ये भी चीज संजीव जी आपको रियलाइज करनी पड़ेगी, जैसे तेलंगाना के अंदर, भाई तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा? तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर, क्योंकि रेवंत रेड्डी सवर्ण जाति तथा कथित सवर्ण जाति का है, उसने कहा कि मेरे 3-4% केवल रेड्डी वोट है तेलंगाना में, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर बन रहा हूं तो मैंने रेड्डियों को बुलाया, क्योंकि रेड्डी बड़ी डोमिनेटिंग कास्ट है, बड़े पैसे वाले हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं। उनके उसके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया, उनसे कहा कि देखो ऐसा है, ओबीसी और दलितों को उनका अधिकार दे दो और चुप रहो। अगर तुम नहीं दोगे शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में, लॉन्ग टर्म में तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, रेड्डी लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये जो यूजीसी के विरोधी लोग हैं, यूजीसी बिल के विरोधी लोग हैं, इस बात को नहीं समझ रहे हैं। इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि भैया ठीक है, तुम 15% तो हो, डोमिनेटिंग तो हो, तुम ओपिनियन मेकर तो हो, लेकिन तुम 15% हो, 85% है। अच्छा, इस कंसोलिडेशन के चक्कर में क्या हो रहा है कि बीजेपी दोनों तरफ से कट रही है। लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं यूट्यूबर को सुन रहा हूं, कह रहे हैं कि बीजेपी को दोनों तरफ से फायदा है। मेरे हिसाब से बीजेपी को दोनों तरफ से नुकसान है, ब्राह्मणों की भी गाली खा रहे हैं और दलित ओबीसी की भी गाली खा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हिंदू को जो एकजुट करने की बात हो रही थी 85% को, और कह रहे थे बटोगे तो कटोगे, बांटने और काटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है हिंदुओं को। अच्छा, वैसे ही आपने शंकराचार्य के साथ कर दिया। अब योगी और शंकराचार्य भिड़ी हुई है। योगी कह रहे हैं ये शंकराचार्य नहीं है, शंकराचार्य कह रहे हैं 40 दिन के अंदर नहीं बताओगे तो हिंदू नहीं हो। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है भाई? कुछ लोग शंकराचार्य के भक्त हैं, कुछ लोग योगी जी के भक्त हैं, लेकिन हैं तो हिंदू ना। मुसलमानों का तो कोई स्टैंड है नहीं, शंकराचार्य हो या योगी, उन्हें क्या अंतर पड़ता है? उन्हें तो अपनी रोजी रोटी कमानी है। हिंदुओं को वर्टिकली डिवाइड कर दिया आपने। मैं शंकराचार्य के साथ हूं भाई, मैं शुद्ध सनातनी हूं, असली सनातनी हूं, तो असली सनातनी तो शंकराचार्य का मान करते हैं। मेरे लिए योगी फोगी हो या कोई चार हो आचार्य हो, कोई हो, मेरे लिए तो जो सनातन धर्म के पुरोधा हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठें स्थापित की, उनके शंकराचार्य मेरे लिए आराध्य हैं और पूज्य हैं। अगर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के जो 2 पीठों के पीठाधीश्वर थे और शंकराचार्य थे, एक पीठ पे उन्होंने जगन्नाथपुरी के अपने शिष्य को बिठाया और एक जगह इनको बिठाया, वसीयत की और उसको सभी शंकराचार्यों ने अनुमोदित किया, तो एक सनातनी के रूप में मैं उसे स्वीकार करता हूं। जो उसे गाली देगा भगवान शंकराचार्य को मेरा विरोधी है। तो हिंदुओं में भी डिवीजन आपने करा दिया, फिर हिंदुओं में सवर्ण और ओबीसी और दलितों में करा दिया, फिर एब्स्टीन फाइल में आप फंसे हैं तो आप हरदीप सिंह पुरी का सपोर्ट कर रहे हैं, फिर बांग्लादेश एक नया दुश्मन आपके लिए पैदा हो गया। अब आप बताइए संजीव जी, अगर आप मोदी जी के जगह होते, भाई शेख हसीना को आपने क्यों पनाह दी? मैंने तो शुरू में कहा था पनाह नहीं देनी चाहिए थी। भाई देखिए, नेशनल इंटरेस्ट इज अबव योर पर्सनल फ्रेंडशिप। बिल्कुल ठीक। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूं और बगल के देश में ऐसी स्थिति हो जाए कि मेरा मित्र लंगोटिया यार की वजह से मेरे देश का नुकसान हो, तो मैं देश की लाभ देखूंगा या अपने मित्र का लाभ देखूंगा? लेकिन आपने शेख हसीना को बिठा लिया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय सेठ को करोड़ों अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया था। आज वो गुट फंस गई है। वो पहली उसकी डिमांड यही होगी, इसीलिए वो मेहता को भेजा है। वो मेहता कहेंगे भाई मैं तो स्पीकर हूं, मुझे क्या लेना देना, मेरा काम तो केवल संसद को देखना है। अगर वहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या होम मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या मोदी जी चले गए होते तो वो प्रधानमंत्री पहला प्रश्न पूछते
कि साहब शेख हसीना को भेजिए, प्रत्यार्पित कीजिए, वरना ठीक नहीं होगा। और बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की वजह से वहां के युवाओं में भारत के प्रति इतनी ज्यादा ऐसी स्थिति में, जबकि भारत की बड़ी अच्छी छवि थी, मेरे जवानी के समय बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तानियों को अपना भाई मानते थे, और आज के तारीख में भारत के अगेंस्ट वहां पे बहुत ज्यादा क्रोध है, जस्ट बिकॉज ऑफ शेख हसीना, जो शुरू में लोकतांत्रिक रूप से काम करती थी, बाद में वो पूरी तरह तानाशाह बन गई थी, रिगिंग भी कर दी थी उन्होंने। वो बीएनपी जिसके आज व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर की शपथ ले रहे हैं, उसको बैन कर दिया था। अब उन्होंने, बीएनपी ने इनको बैन करा दिया, और कोर्ट से भी इनके खिलाफ आदेश हो गया। वो कह रहे हैं भेजो, और हम इनको राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त होने की वजह से। फिर वो निखिल गुप्ता ने अमेरिका के अंदर एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ वहां जो अमेरिकन सिटीजन की हत्या कराई थी उसमें मेरा रोल था, और मुझे एक भारत सरकार के एक अधिकारी का सपोर्ट मिल रहा था। तो मुझे नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहां तक निकल पाएगी, और ये पूंजीपति, ये पैसा, ये गोदी मीडिया इनको कब तक बचा पाएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक कहना सर। देखिए, मैं देखता हूँ शायद 9 जनवरी शुरू हुआ था इस सिलसिला, जो आपने यूजीसी वाला उसकी बात की, वादी सूचना, और 9 फरवरी, एक महीना ये देख लिया। और आप जितना, जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे बचने का प्रयास करते हैं, और आपने हर लेवल पे, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल, हर लेवल पे फंसे हैं। क्या कुछ ट्रंप कर रहे हैं, क्या कुछ हमारे पड़ोसी मुल्कों की स्थिति है, जो आपने बांग्लादेश की तस्वीर खींची, बिल्कुल। अब एक और बड़ा दिलचस्प है कि आप जनरल एमएम नरवणे वाली जो पुस्तक, जिसको लेकर पूरा विवाद रहा, अब आप कैबिनेट में ला रहे हैं कि साहब 20 साल तक कूलिंग पीरियड होगा कोई पुस्तक। तो ये कैसे, इससे क्या होगा? छुपेगा, छुपा पाएंगे आप? कब तक बचिएगा, कब तक छुपाइएगा, कितना आप इस तरह की साजिशें करिएगा, इस तरीके की एक अपना जो कहा कि हु केयर, तो वो कब तक करते रहिएगा? एक इस पे भी सर आप कानून सर। नहीं, वही है, देखिए ना, सरकार उनकी है, कानून बनाने का अधिकार उनके पास है, मेजोरिटी उनके पास है। धिक्कार है चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को और एकनाथ शिंदे को, जो उन्हें सपोर्ट करके उन्हें सरकार बना रहे हैं। भाई उन्हें तो ये डर है। अब 20 साल, बताइए, 60 साल की उम्र में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर होगा 60-62 साल की उम्र में, 20 साल का कूलिंग पीरियड, मतलब जब तक उसके दांत नहीं टूट जाएंगे, जब तक वो चलने में असमर्थ नहीं हो जाएगा, तब तक वो किताब ही नहीं लिख पाएगा। क्यों डर है आपको? अगर आपने कोई गलती नहीं की है, और ऑपरेशन सिंदूर में और पुलवामा में और हर जगह आपकी कारगिल में अगर कोई छिपाने वाली चीज नहीं है, तो आप आर्मी जनरल्स को कहिए, लिखो, क्या है डर? और अगर सच है, तुम्हें डर लग रहा है, इसका माने कोई गलती है तुम्हारी जिसको तुम छुपाना चाहते हो। आप राहुल गांधी को झूठा झूठा कहते हो कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, वो देश को भ्रमित करते हैं, और फिर इस तरफ आप दूसरी तरफ इस तरीके की चीजें लाते हो, तो ये तो ओपन हो रहा है ना, मुट्ठी खुल रही है ना ओवरऑल। नहीं, वो तो 4 देशों के अंदर पेंगुइन की एक किताब सर्कुलेट हुई है, बिकी है, लोगों ने लाखों की संख्या में खरीदी है। पेंगुइन भी खेल कर गया, उसने पैसा भी कमा लिया, और यहां भी लिख के दे दिया, और यहां बैन भी करा दिया। अब वो किताब तो छपी है, और किताब में जो बात छपी है, जनरल नरवणे उसके से तो इनकार करते नहीं है। भाई उसको हैंडल करने का बेस्ट तरीका ये था, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का एडवाइजर होता या भारतीय जनता पार्टी में होता, भाई ठीक है, हमने कहा था, हमने फ्री हैंड दिया था, कहा था जो मनाए करो यार, यू आर ऑन द स्पॉट, वट एवर यू बेटर यू डिसाइड, यू कैन डिसाइड। लेकिन जो वहां पेंच क्या फंस रहा था, 2.5 घंटे तक आपने जवाब नहीं दिया। 2.5 घंटे तक जवाब न देने का मतलब यह है कि आप समझ नहीं पा रहे थे, आप किंचित विमूढ़ हो गए थे कि चीन से पंगा लेंगे तो मुश्किल है, नहीं लेंगे तो मुश्किल है, तो भैया मैं क्या करूं। जब बिल्कुल सिर पे पड़ गई तो तुमने कहा ठीक है, जो बनाए करो। पहले तो 500 मीटर दूर थे टैंक, पे 200 मीटर दूर आ गए, पे 50 मीटर दूर आ गए। जब 50 मीटर दूर आ गए, तुमने कहा जो बनाए करो, जबकि हम ऊपर की स्थिति में थे, वो नीचे की स्थिति में थे, फायरिंग करते, चीनी भाग जाते। तो देखिए, अब यही है आज के, लेकिन मुश्किल क्या हो रही है, एक एक करके सिलेंडर आप करते चले जाएं ट्रेड डील के माध्यम से। रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, ट्रेड डील में 0% टैक्स कर देंगे। फिर अमेरिका एक झटका देता है बांग्लादेश के अंदर, फिर एक झटका देता है निखिल गुप्ता का कबूलनामा। अब अमेरिका और कनाडा इस पे क्या रिएक्ट करेंगे, आप संजीव जी खुद बताइए। मैंने तो 6 महीने पहले इस पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। भाई अगर मान लीजिए, भगवान, मैं मान लीजिए, मैं इमेजिन कर रहा हूं, वैसा मैं करूंगा नहीं, मान लीजिए मैं किसी में घर में किसी को मार दूं, मान लो पीट दूं, मान लो, करूंगा नहीं, क्योंकि शिक्षक हूं तो ऐसा करूंगा नहीं। लेकिन क्या मैं उसे कन्फेस करूंगा? क्या मैं शेख ही बता दूंगा मैंने उसको घर में जाके मारा? भाई नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होता है, अपने को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए, लीगली और इंटरनेशनल लॉ से प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा स्टेटमेंट क्या होगा? मैं नहीं था साहब, कोई और था, किसी ने क्या होगा, हाउ डू आई नो, मैं तो वहां था ही नहीं।
भाई हर क्रिमिनल यही करता है, हर गलत, लेकिन आप दूसरे देश में जाके उसके सिटीजन को मारते हैं या मारने का प्रयास करते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर करते हैं, और फिर कहते हैं हाँ हमने किया, और फिर धुरंधर पिक्चर बना देते हैं। फिर धुरंधर पिक्चर का भी सारा गोदी मीडिया प्रचार प्रसार कर देता है, डोवल साहब जो है धुरंधर है। अरे यार डोवल साहब धुरंधर तो है महाराज, तुमने अमेरिका, भाई आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस से सोचिए। ये तो हिंदुस्तान के भी पुलिस रूल्स ये कहते हैं कि अगर लखनऊ की पुलिस पंजाब की पुलिस के किसी क्रिमिनल को पंजाब में जाके पकड़ेगी तो वहां के लोकल थाने से कोऑपरेशन लेगी। ऐसा नहीं कोई भी पुलिस कहीं भी जाए किसी को भी उठा के ले आए, सो दैट ऑन रिकॉर्ड रहे कि आपने लोकल पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया। अब आप अगर मान लीजिए अमेरिकन सिटीजन आपका आतंकवादी है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट से कहते हैं कि साहब ये आतंकवादी है, हमें वांटेड है, इसे भेज दीजिए या इसे जेल में बंद कर दीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो उसको पार्टी में बुला रहे हैं, वो तो स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुला रहे हैं गुरवंत सिंह पन्नू को, वो तो अपनी इवनिंग पार्टी में बुला रहे हैं। तो सवाल यह है कि अमेरिका की बिना कंकरेंस के, बिना उसको इंफॉर्मेशन लिए हुए आप उनके देश में उनके सिटीजन को मारे और कहें कि हमने घुस के मारते हैं, तो अब देश उसके लिए भुगतेगा। जस्ट बिकॉज यू वांट टू कैरी द वोटर्स विद यू कि हम दुश्मन के, अरे यार दुश्मन थोड़ी है अमेरिका तुम्हारा, कनाडा तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है। अगर कोई इंडिविजुअल है जो तुम्हारे हितों के खिलाफ काम कर रहा है, वहां की पुलिस से, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन से, वहां के प्रेसिडेंट से कहो कि साहब ये आदमी गलत काम कर रहा है, इसकी गतिविधियों पे ध्यान रखें और भारत के अंदर ये कोई इस तरह की गतिविधि ना करे। होता है इंटरनेशनल लेवल पे ये कराया जाता है, लेकिन आप घुस के अटेम्प्ट टू मर्डर करें और किसी आदमी को एंगेज करें और रॉ के आदमी के माध्यम से करें, बाद शुरू में कन्फेस ना करें और बाद में कन्फेस कर लें, तो आप देश को फंसाते जा रहे हैं। एब्सोल्यूट नहीं सर है। देखिए अब वो तो जो ट्रम्प है, ट्रम्प को समझना, तो ये उन्होंने कहा भी तो, देखिए उन्होंने, आपने कहा आर्मी चीफ जो पाकिस्तान के थे उनको उन्होंने भोजन पे बुला लिया था, हमें नहीं उसमें वो किया था जब हम मांगते रहते समय। इतने सारे हैं वो लगातार हमको जितना लज्जित। उन्होंने तो ये भी कहा कि यदि मैंने वो कर दिया तो फिर वो करियर तबाह हो जाएगा, आपका कोई बयान नहीं। और जो ट्रेड डील की बात की सर, ट्रेड डील पे फिर कल जो हमला था राहुल गांधी का, ये उन्होंने एक 5 सवाल पूछे हैं सर, ये देखिएगा, ये 5 सवाल हैं उनके राहुल गांधी के। उन्होंने वो फिर एक पूछा है, और हालांकि जवाब तो आता नहीं, ये रखा हुआ है कि ये सो एंड सो 5 उनके सवाल हैं अलग अलग। और उसमें जो मुद्दे की ये एक बार दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकें, क्या इसकी रोकथाम होगी, या हर बार सौदे में धीरे धीरे फसलों और ये को मेज पर रख दिया जाएगा, ये चीज। और इसमें ताजा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस की ओर से हुई है, उसमें एक बयान है जो कांग्रेस की ओर से, ये भी सरकार द्वारा भारतीय हितों की तिलांजलि देने के कुछ पहलू लेकर हम आपके बीच में हैं, और मैं केवल 3 पक्षों की आपसे चर्चा करूंगा। खेती, ऊर्जा सुरक्षा और ओवरऑल जो व्यापार की शर्त है। खेत खलिहान और किसान से विश्वासघात। भारत के कृषि बाजार में अमेरिका के खेती और खाद्य उत्पादों का निःशुल्क आयात किसानों की रोजी रोटी पर सीधे हमला है। अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत 6 फरवरी 2026 के फ्रेमवर्क इंटरिम एग्रीमेंट में पहले बिंदु में ही यह सहमति जताई है कि भारत बगैर किसी इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क के अमेरिका के खाद्य और कृषि उत्पाद के लिए अपना बाजार खोल देगा। अब इसके इंपैक्ट्स क्या हैं, मैं एक एक करके आपको वो बताऊंगा। सबसे पहला शब्द जो वहां लिखा है वो लिखा है ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन, DDG। वो भारत में आयात होगा। यह असल में क्या है? प्रोसेस्ड मक्का है। ड्राइड डिस्टिल्ड ग्रेन प्रोसेस्ड मक्का है। भारत में आज 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन मक्का पैदा होता है। यह कहां पैदा होगा? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, गुजरात, कुछ पोर्शंस ऑफ हरियाणा और पंजाब, यानी लगभग आधे से अधिक भारत में। तो इसके विपरीत भारत में 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन सालाना मक्का हम पैदा करते हैं। हम अपनी जरूरत का सारा मक्का पैदा करते हैं। अमेरिका 42 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन मक्का पैदा करता है। हम 4 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन, वो 42 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन। स्वाभाविक है
उन्हें अपना मक्का बेचने के लिए भारत जैसा बड़ा बाजार चाहिए। सवाल बड़ा सीधा है, अगर अमेरिका ड्यूटी फ्री यानी शुल्क रहित मक्का हिंदुस्तान के बाजार में बेचेगा तो आधे भारत का किसान क्या करेगा, उसका क्या हाल हश्र होगा। व्यापार समझौते के पहले बिंदु में दूसरा शब्द लिखा हुआ है, लाल ज्वार का आयात। ज्वार अक्सर लाल ही है, हमारे तो उस पूरे क्षेत्र में पीला या काला नहीं होता, शायद उनको समझ नहीं है, ज्वार ही बोलते हैं हम उसे। अमेरिका से ज्वार का आयात खोलने बारे सहमति। भारत का ज्वार उत्पादन इस साल 52 लाख मीट्रिक टन है। 52 लाख मीट्रिक टन। ज्वार कहां पैदा होता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, यानी सेंट्रल इंडिया टू वेस्ट इंडिया, सारे भारत के अंदर ज्वार पैदा होगा। थोड़ा थोड़ा ज्वार पैदा इधर भी हो जाएगा, एक पोर्शन में हरियाणा के, राजस्थान के साथ लगते, थोड़ा सा पंजाब में। अमेरिका कितना ज्वार पैदा करता है? इस साल उन्होंने 87 लाख मीट्रिक टन ज्वार पैदा किया, जिसकी वहां खपत नहीं है। तो बाजार किसका चाहिए? भारत का। सवाल यह है कि अगर अमेरिका का ड्यूटी फ्री ज्वार, आयात शुल्क रहित ज्वार भारत में बिकेगा तो भारत का ज्वार कहां जाएगा? हम तो अपनी जरूरत का सारा ज्वार पैदा कर रहे हैं। तीसरा शब्द क्या लिखा है उसमें? सोयाबीन ऑयल, पहले बिंदु में ही लिखा है। उसका आयात भी अमेरिका से भारत में खोल दिया जाएगा। भारत का सालाना सोयाबीन उत्पादन कई गुना बढ़ गया पिछले सालों में। इतना बढ़ गया कि हम बहुत कम आयात करने लगे सोयाबीन। 1 लाख 1.5 लाख टन हुआ पीछे, तो मैंने चेक किया 1,53,000 मीट्रिक टन हुआ। हम पैदा करते हैं 153 लाख मीट्रिक टन, जो 2024-25 में हमने पैदा किया। इस साल 160-65 तक भी पहुंचेगा, पर 153 लाख मीट्रिक टन हमने पैदा किया। पैदा कहां होगा सोयाबीन? सबसे ज्यादा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा थोड़ा सब प्रांतों में भी है। तो फिर कहां है? मध्य भारत, वेस्टर्न इंडिया, थोड़ा सा साउदर्न इंडिया। तो लगभग देश के बीच में उस कोने गुजरात तक चले जाइए तो ये पैदा होगा। अब सवाल ये है कि 12 करोड़ मीट्रिक टन हम पैदा करते हैं, 153 लाख टन। अमेरिका पैदा करता है 12 करोड़ मीट्रिक टन, यानी 1200 लाख मीट्रिक टन। उनको बाजार चाहिए, तो बाजार भारत है। मोदी जी ने कहा आइए यहां बेच दीजिए। अब अगर वहां से सोयाबीन ऑयल आएगा तो तिलहन में हमारी आत्मनिर्भरता का क्या होगा? बिहार का किसान कहां जाए? मध्य प्रदेश जहां सबसे, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में आप ग्वालियर से शुरू कर दीजिए और आप विदर्भ के सारे हिस्से तक चले जाइए, केवल और केवल सोयाबीन मिलेगा। मैं ये आपकी जानकारी के लिए, पत्रकार, दिल्ली के पत्रकार मित्रों के लिए बता रहा हूं। तो देश के बिल्कुल भूभागीय, केंद्रीय भूभागीय भूखंड में केवल सोयाबीन होगा। कहां जाएंगे? क्या करेगा वो किसान? अखिल सर, अब इतने स्पष्ट आंकड़े हैं, वो कहते हैं भ्रमित करते हैं, किसानों को भड़काया जा रहा है, बर्बादी की और है, टोटल अप और सब चीजें हैं, डील की चीजें निकल कर आ रही हैं। क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कहता हूं कि अगर आपको लगता है, अगर सरकार को लगता है कि ट्रेड डील बहुत फायदेमंद है और अपोजिशन को लगता है कि ट्रेड डील फायदेमंद नहीं है, 2 दिन का स्पेशल सेशन बुला लीजिए या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। उसमें राहुल गांधी बैठ जाएं या मोदी जी बैठ जाएं या सुरजेवाला साहब बैठ जाएं, पीयूष गोयल साहब बैठ जाएं, जो भी आप चॉइस करें, और पत्रकारों को बुला लीजिए। ओपन सेशन हो जाए, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, आप अपनी बात कहिए, वो अपनी बात कहें, आप प्रूव कीजिए
कि अमेरिका से इंपोर्ट होने वाली चीजों पे टैक्स को कम करना देश के लिए ज्यादा फायदेमंद है, और देश से अमेरिका को एक्सपोर्ट होने वाली चीजों पे टैक्स का बढ़ना फायदेमंद है। ये लॉजिक तो किसी को भी नहीं समझ में आ सकती। भाई जहां हम 3% टैक्स देते थे अमेरिका के अंदर जो सामान भेजते थे, वो अगर बढ़ के 18% हो जाता है तो 6 गुना होता है। और अमेरिका से आयात होने वाली चीजों पे 20% से 100% का टैक्स लगाते थे, और वो 0% हो जाए, देश के लिए कैसे फायदेमंद है? पीयूष गोयल साहब बताएं, और पूरा देश सुने, पूरा विश्व सुने, और उसके बाद एक व्हाइट पेपर ले आइए। 15 दिन के बाद जब ट्रेड डील हो जाएगी, उसके एक महीने बाद उसको रिव्यू कर लेंगे। जो आप कह रहे थे तो पीयूष गोयल सही कह रहे थे, या सुरजेवाला साहब सही कह रहे थे, या मोदी जी सही कह रहे थे, या राहुल गांधी सही कह रहे थे, हम मूल्यांकन कर लेंगे। किसी को गाली देना, किसी को मूर्ख कहना, किसी बाल बुद्धि कहना, किसी को गैर समझदार कहना, ये क्या फायदा है? इस तरह के तू तड़ाके से फायदा क्या है? दोनों जने बैठ जाइए, आज रिकॉर्ड कर दीजिए और मिनट्स बना दीजिए, ये ताकीद रहे, और भविष्य में अब इसका मूल्यांकन होगा कि ये गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल। भाई हम ना भाजपाई है ना हम कांग्रेसी हैं, हमें तो अपने देश के। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है जो सुरजेवाला साहब ने कहा कि सोयाबीन भी अगर आप इंपोर्ट कर लेंगे, अगर आप सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट कर लेंगे, अगर आप मक्का एक्सपोर्ट कर लेंगे, कहेंगे कि एनिमल कैटल फीड भी हम इंपोर्ट करेंगे, और कैटल फीड में 50% मक्का ही होता है, तो हमारे देश के किसान मक्का निकाल के करेंगे क्या जब उसका तेल नहीं निकलेगा, मूंगफली का तेल नहीं निकलेगा? उसी के लिए तो पैदा करते हैं, और वो इंपोर्ट हो जाएगा तेल, तो एंड प्रोडक्ट ही अगर इंपोर्ट हो गया तो प्रोडक्ट का क्या करोगे आप? अच्छा, किसानों को कहा गया था चावल से, गेहूं से डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो, उन्होंने डाइवर्सिफाई कर लिया। जब डाइवर्सिफाई कर लिया तो उन्हें धोखा दे दिया, क्योंकि गेहूं चावल रखने की आपके पास गोडाउन में जगह नहीं है। हमारे किसान इतना ज्यादा उत्पादन करते हैं, वो चले गए थे सोयाबीन में, वो चले गए थे मक्का में, वो चले गए थे दलहन में। वो दलहन को भी आपने पीट दिया, मक्के को भी पीट दिया। ये तो हमारे किसानों के साथ धोखाधड़ी है। बिल्कुल 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 नहीं, ये मतलब हर चीज में आपसे थोड़ा भ्रमित कौन कर रहा है ये सब। मैं एज ए शिक्षक इस समय क्या देश को आवश्यकता, आप शिक्षक के नाते इनको भी, और साथ में जो हमारे जो मतदाता देश के जो वासी हैं, क्या कहेंगे? एक 2-3 लाइन में आपका क्या संदेश होगा उनको? यहाँ लाके समाप्त करूंगा। देखिए, मैं अगर राष्ट्रहित की बात कर रहा हूं, केवल मेरा कोई पर्सनल बायस किसी के खिलाफ नहीं है। अगर सारा का सारा जो आरोप हो रहा है, सारा का सारा आक्रमण हो रहा है एक व्यक्ति पे हो रहा है। देखिए, अमेरिका को भी भारत की शक्ति का पता है जी, भारत की ताकत का पता है, और ये बात अमेरिका को पता है कि भारत जैसा बड़ा देश, जैसे पहले हमें ये था कि भाई इंडियन जो पॉलिटिशियंस हैं वो सोशलिस्ट ज्यादा हैं, तो ऐसा ना हो कि वो चीन और रूस की तरफ चले जाएं। तो उस समय के अमेरिकन पॉलिटिशियंस ये करते थे कि इनको अपने गुड ह्यूमर में रखो, सो दैट दे डोंट, क्योंकि अगर हम रूस और चीन के साथ हो जाएंगे तो अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि हम बड़े देश हैं। लेकिन अब मुश्किल क्या हो गई, एक आदमी की वजह से, केवल एक आदमी की वजह से सारी समस्याएं क्रिएटेड हैं। मैं होता, और मैं खुद होता, जिसकी वजह से मैं कहता ठीक है मैं साइड में चला जाता हूं, या राष्ट्रहित में साइड में चला जाता हूं। भारत से उन्हें शिकायत नहीं है, भारत से उन्हें परेशानी नहीं है, भारत टारगेट पे भी नहीं है उनके, एक व्यक्ति टारगेट पे है, और उस व्यक्ति की वजह से देश सफर कर रहा है। ना मैं लूंगा नहीं, वरना मानाने का नोटिस आ जाएगा। जी, जी, ठीक बात है, ठीक बात है। नहीं, आपने संकेतों में सारा साफ कर दिया, और हमें लगता है कि बात यदि की जाए देश हित की, तो फिर उस पे आई है, ये छोड़ दीजिए। अब ये जो सत्ता का शौक या कुर्सी का ये जो आपका मोह है, ये छोड़ना होगा, वरना तो बहुत कठिन जटिल दौर में हम जिस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, इस जो जितने चाहे हमारे अर्थशास्त्री हों या जो बाकी विशेषज्ञ हैं, आप जैसे जो चिंतक हैं, डर लग रहा है, भय हो रहा है, और हमको डराना नहीं है, लेकिन सच्चाई जो है वो देश के सामने, देश को सोचना है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अखिल सर, बहुत धन्यवाद, आभार। आप सुन रहे थे अखिल स्वामी साहब को, और हम जो कह रहे थे कि हर जितने भी विषय हैं किसी का जवाब नहीं, और उसको कैसे साइडलाइन करना है, कैसे छुपाना है। और जो अखिल स्वामी साहब ने कहा कि हमें कोई चिंता नहीं, ये जो भाव है, और फिर उसके पीछे आप नित नए जो कहीं कुछ रचिए, कुछ बुनिए, तो कब तक चलेगा? हालात भयावह है। आप सुनने के बाद जो सारा चर्चा सुनी, आपकी अपनी जो भी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर प्रकट कीजिएगा। और अच्छी लगी हो हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।
मैम, इस अपराध वाले दिन देश भर में 80 रेप कंप्लेंट्स हुई थी, जिसमें से 76 का तो ट्रायल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तेरा बैग यहाँ रख रहा हूँ। अरे पागल, तुम पागल। मम्मा, I love you को मलयालम में क्या बोलते हैं? എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടം। लड़की कहाँ मिली? सामने मिली। जानता है रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है? ये शुक्ला और दिनकर दोनों को सामने बैठाओ। झूठ बोल रहे हैं साले। झूठ बोल रहे हैं। चल मम्मी के साथ वो क्यों किया उन लोगों ने? सना दीदी ने बोला क्या बोला? सीक्रेट है। हमारी गाड़ी चोरी हुई थी, चारों लोग शादी में थे। शादी की इन सब की फोटोज हैं। प्लीज रिलीज अस। जिसने लिफ्ट दी थी उस गाड़ी की भी फोटो होगी आपके पास? गाड़ी की फोटो कौन लेता है? गाड़ी लूटने के बाद शादी में कौन जाता नवर्धन जी? एक भी लड़के का डीएनए सैंपल इसे मैच नहीं हुआ। कभी नंबर प्लेट नहीं मिलती, कभी डीएनए। एक ही बेटा है, आप तो बस आंकड़ा बोलिए, यहाँ बाहर कहीं भी हम पहुँचाएंगे। आप मर्द हो ना, ये काम हो सकता है कि लड़की की इच्छा के पे कभी हुआ है क्या? एटीएम से यहाँ तक का रास्ता तो सिर्फ 10 मिनट का है ना, बाकी 25 मिनट क्या कर रहे थे? तो आपके मुताबिक ABCDE ने रेप नहीं किया। मुझे उनके फेस याद नहीं से। ऐसे इंसिडेंट के फेसेस कोई कैसे भूल सकता है? आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? पर्सनल हो रही है आप। अब हो रही हूँ मैं पर्सनल, किसी को होना पड़ेगा पर्सनल। ये पहचान नहीं पा रही? आई फील सॉरी फॉर हर, लेकिन वो इनका फॉल्ट। मेरा फॉल्ट है मैम। मैं 6 साल से जिन लड़कों को पढ़ा रही हूँ उनमें से एक ने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा है कि उस दिन उसको इनवाइट क्यों नहीं किया किसी ने, वहां कार में। सर्वाइवर से मिला हुआ सैंपल अभियुक्तों के डीएनए सैंपल से मैच नहीं कर रहा मैम। सर्वाइवर अभियुक्तों को पहचान भी नहीं पा रही, तो अब क्या करें मैम? अब अगला एक 8 साल की बच्ची का केस आया मेरे पास, उसके लिए कल आऊंगी आपके सामने, वो भी क्या ऐसे ही खत्म करेंगे? ऑब्जेक्शन, इररिलेवेंट। आई एग्री, इट्स इररिलेवेंट। आई ऑल्सो अग्री मैम, इररिलेवेंट।